गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी वन का पाठ 21 अंधेर नगरी पढ़ रहे हैं। इस पाठ में यह एक नाटक है जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस पाठ में एक महंत होता है और उसके दो चेले होते हैं और वे अंधेर नगरी पहुंचते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत बड़ा और सुंदर है, दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देखे कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। मतलब वो भिक्षा मांगकर अपना काम चलाते थे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। उन्होंने मतलब दोनों शिष्यों को काम सौंप दिया। दोनों गुरु की आज्ञा पाकर प्रस्थान करते हैं। मतलब प्रस्थान करना मतलब जाते हैं। अब गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की तरफ जाता है और नारायण दास पूर्व की तरफ जाता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? टके सेर। गोवर्धन दास, कुंजड़िन से क्यों, भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन मतलब सब्जी वाली। भाजी क्या भाव है? टके सेर। गोवर्धन दास, हलवाई से क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, आनंद, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी में क्या 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 नाम है? हलवाई ने कहा, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। मतलब बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हलवाई, बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 60 टका लाया हूँ, 7 सेर मिठाई दे दो। दूसरा दृश्य, अब दूसरा दृश्य होता है महंत और नारायण दास एक ओर आते हैं और गोवर्धन दास दूसरी ओर से आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए, गठरी तो पूरी भरी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उन्हीं से 7 सेर मिठाई खरीदी है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी और यहाँ के राजा कौन है? गोवर्धन दास कहता है, यह अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा चौपट हैं। तो महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी, टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। जो महंत होता है वह समझदार होता है, वो कहता है यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं, एक ही भाव में मिल रही है, तो यह हमारे लिए उचित नहीं है। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जगह दिन भर भीख मांगो तब भी पेट नहीं भरता, और यहाँ मतलब हर दूसरी जगह तो ऐसा होता है कि हम दिन भर भीख मांगते हैं तब भी हमारा पेट नहीं भरता है, और यहाँ पर सब इतनी चीज़ें सस्ती है, तो हम इस नगरी को छोड़कर क्यों जाएं? महंत, देखो मेरी बात मानो, नहीं तो पछताओगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले जाते हैं। अब तीसरा दृश्य, राजा का दरबार, मंत्री दूसरे लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, तभी बाहर से आवाज़ आती है, दुहाई है। तो राजा के दरबार में आ जाते हैं हम लोग। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज। राजा बोले, क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे मेरी बकरी दबकर मर गई, मेरे साथ न्याय हो। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों मर गई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है, फिर सिपाही कारीगर को पकड़ के लाते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना खराब दिया, इसलिए दीवार गिर पड़ी। राजा, चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकल जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में अधिक पानी डाल दिया था, इससे चूना कमज़ोर हो गया। तो भिश्ती वाले को पकड़ कर लाओ। भिश्ती वाले को लाया गया। क्यों रे भिश्ती वाले, चूने में इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती वाला, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। सिपाही भिश्ती को निकाल देते हैं और कसाई को लाते हैं। कसाई, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को
निकालो और गडरिये को लाओ। अब मश्क क्या होती है? मश्क होती है जो जिसमें पानी भर के लाया जाता है, मतलब एक पहले के टाइम पे ऐसी मश्क आती थी जिसमें पानी भर के लाया जाता था। तो अगर बड़ी भेड़ थी और उसमें बड़ी भेड़ में बड़ी मश्क लगाई और पानी ज़्यादा आ गया। फिर राजा, अच्छा कसाई को निकालो गडरिये को लाओ। कसाई को निकाला जाता है, गडरिये को लाया जाता है। क्यों रे गडरिये? राजा बोलता है क्यों रे गडरिये, ऐसी भेड़ क्यों बनाई, ऐसी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आ गई थी, उस भीड़ भाड़ के कारण मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कसूर नहीं है। इसे निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को लाया गया। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी की इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए गया था। मंत्री अपने मन में, ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह मूर्ख इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ बताओ, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी मर गई? कोतवाल, महाराज कुछ नहीं, महाराज मत करो, सिपाही ले जाओ कोतवाल को और अभी इसे फांसी दे दो। मतलब कितना बेवकूफ़ राजा था, बिना बात के उस आदमी को फांसी देने के लिए तैयार हो गया। अब चौथा दृश्य, कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। अब गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है और गोवर्धन दास, गुरुजी हम नाहक यहाँ से रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, अब मजा आएगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। अब जब उन्हें फांसी देने के लिए गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकल गया, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। हम लोगों को महाराज की अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होना ज़रूरी है, तो नहीं तो न्याय नहीं होगा। तो क्या करते हैं, गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मैं तो बेकसूर हूँ, बेकसूर होते ही मुझे सजा देते हैं। सिपाही, अबे चुप कर, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ, गुरुजी कहाँ हो? अचानक गुरुजी आ जाते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये दशा? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई, उसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, सुनो सुनो, अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा एक तरफ हट जाओ। मतलब उसके एक बार उसको ज्ञान की बातें मुझे सुनानी है, सुनाने दो। तो सब सिपाही एक तरफ हट गए। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम सब फांसी पर चढ़ेंगे। वो गुरुजी जो हैं वो गोवर्धन दास को कान में कुछ समझाते हैं, फिर गोवर्धन दास जोर से बोलता है कि हम सब फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग में बूढ़ा जवान क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। महंत, नहीं तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ा करने लगते हैं। यह देखकर सिपाही चकित हो जाता है। तभी राजा और मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता। राजा, बाबा जी बोलो, आप फांसी को चढ़ना चाहते हो? महंत, महाराज, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल, नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी है। राजा, चुप करो सब, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। और क्या होता है, राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है। अब आपको इस पाठ को पढ़ना है, इसके शब्दार्थ करने हैं और बुक वर्क करना है।